बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक ससुराल में दो देवरानी जेठानी आरती और सुमन रहा करती थीं। जेठानी आरती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें नीली नीली थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं दूसरी तरफ देवरानी सुमन, वह सांवली थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे निशान, जिसकी वजह से वह सुंदर नहीं लगती थी और उसे अपनी ससुराल में बहुत खरी खोटी बातें भी सुननी पड़ती थी। लेकिन सुमन कभी भी अपने ससुराल वालों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। थोड़ा बहुत रोती थी और उसके बाद चुप होकर इस तरह काम में जुट जाती थी जैसे उसे किसी ने कभी कुछ कहा ही ना हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन और आरती की नंद सपना की शादी होने वाली थी। सभी सपना की शादी में लगे हुए थे, लेकिन सुमन घर के काम काज में इस तरह बिजी थी कि वह अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती। तभी सुमन लॉन में जाती है जहाँ सब बैठे हुए थे और वहाँ जाकर अपनी सास सुमित्रा देवी से कहती है, मम्मी जी, 2 दिन बाद सपना दीदी की शादी है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। सपना दीदी की शादी में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? अगर आज आप शॉपिंग करने जाएं तो मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद कर लेकर आ जाना। सुमन के इतना कहते ही सभी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी सुमन की सास सुमित्रा देवी कहती है, क्या कहा? जरा दोबारा से कहना। मैं तुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत के लिए शॉपिंग करके लेकर आऊंगी? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने मुझे क्या समझ के रखा है? अगर मैंने तुझे इस घर में रख रखा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है तो इस घर की सिर्फ नौकरानी है, इससे अलावा और कुछ नहीं। तू मेरी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है, वो है आरती बहू। वह देख कितनी ज्यादा सुंदर है। वैसे देवरानी जी, आप बुरा मत मानना। आप पुरानी साड़ी पहने चाहे नई साड़ी पहने, लगेंगी तो आप जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही। आप साड़ी पहनकर सुंदर तो नहीं हो जाएंगी, बस सूरत की बस सूरत ही लगेंगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ, पैसे खर्च करवाने की क्या जरूरत है? जो आपके पास पुरानी साड़ी रखी है उसे ही पहन लेना। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? 4 पैसे भी बच जाएंगे। अरे वाह आरती बहू, तुम तो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि भी रखती हो। सुन काली कलूटी, आरती बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे सपना की शादी में शामिल होना है तो कोई पुरानी साड़ी पहन लेना। मैं तुझे नई साड़ी नहीं लेकर आऊंगी, समझ आ रही है? अब जा हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ और साथ में पकौड़े भी लेकर आना। सुमन हमेशा सबकी बातें चुपचाप सहन कर लेती थी, लेकिन आज उसे यह सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। तभी वह रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या न मानने से क्या होता है? हो तो मैं आपकी बहू ही। और मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी। आप मुझे अपने बेटे की बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों ना दे दूं। ऐसा कहकर सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी आरती कहती है, मम्मी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि आप सपना की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना। अभी हमारे रिश्तेदारों को कहाँ पता है कि यह इस घर की बहू है। अगर सपना के ससुराल वालों ने इस बदसूरत को देख लिया तो पता नहीं वह क्या समझेंगे। आपकी और सपना की कितनी बेइज्जती होगी। उन्हें लगेगा आपने दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। अरे हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वह काली शक्ल लेकर मेरी शादी में आएंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि एक भाभी चांद की तरह सुंदर और दूसरी कोयले से भी काली। आप कुछ भी करें, लेकिन उन्हें मेरी शादी में शामिल मत होने देना। इस तरह से आपस में सब बातें कर रहे थे। सुमन सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आ जाती है। अगले दिन सपना की कुछ दोस्त आती हैं। सुमन ही घर का सारा काम करती थी, इसलिए वह सपना के दोस्तों के लिए भी नाश्ता लेकर आती है। सुमन को देखते ही सपना की दोस्त कहती हैं, अरे यार सपना, यह इतनी बदसूरत दिखने वाली औरत कौन है? मैं तो इसके हाथ का नाश्ता बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये है कौन? क्या तेरे घर की नौकरानी है? माधुरी, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। माधुरी, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ।
सपना यार, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे पता चल गया, ये तेरे घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी छोटी भाभी है। देख, तेरे छोटे भाई के साथ उनकी फोटो लगी है। वैसे सपना, तेरे भाई की तो किस्मत फूट गई, उन्हें इतनी बदसूरत बीवी जो मिली है। तू हमें बताना नहीं चाहती थी ना? चलो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं, कल तेरी शादी में मिलेंगे, ठीक है सपना? ऐसा कहकर सपना की दोस्त हंसते वहाँ से चली जाती हैं। सपना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। तभी सपना जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। सावित्री देवी सपना की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है। तभी सपना अपनी माँ को सब बताती है कि सुमन की वजह से उसके दोस्तों में उसकी कितनी इंसल्ट हुई। सुमित्रा देवी को सपना की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह बेचारी सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और पिटाई करने के बाद उससे कहती है, तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुझसे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती कि हमने कितनी बार तुझे समझाया, अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो तू बाहर नहीं आएगी, तू नाश्ता बनाकर किचन में रख देगी, कोई और नाश्ता लगा देगा। लेकिन तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती, तू हमारी बेइज्जती कराने पर तुली है। अब सपना के दोस्तों को पता चल गया ना कि बदसूरत दिखने वाली कोई और नहीं बल्कि इस घर की बहू है। देख, बेटे को आ जाने दे, मैं तुझे क्या सबक सिखाती हूँ। सॉरी सपना दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने दोस्तों को बता नहीं रखा कि मैं आपकी भाभी हूँ। आज के बाद मैं आपके दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी माय फुट, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मम्मी, आप इन्हें अभी के अभी इस घर से निकाल दीजिए। नहीं सपना, यह तुम क्या कह रही हो? यह मेरा ससुराल है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी तुम्हें पता है, पिछले साल ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, मैं माफी मांग तो रही हूँ, मैं सपना की शादी में भी शामिल नहीं होंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरा इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। सुमन अपनी सास और ननंद के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। और जब सुमन का पति रमेश आ जाता है तो सुमन को डाइवोर्स देकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बेचारी सुमन रोते हुए अपने ससुराल को छोड़कर आ जाती है और सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर उस दिन आप मेरी बात मान लेते, मेरी शादी नहीं करते, तो आज मैं इस तरह से दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को यह समाज वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आपने एक नहीं सुनी और मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी। देखिए नतीजा क्या निकला। अब मैं अकेली रहकर क्या करूं? मैं आप दोनों के पास आना चाहती हूँ, मैं और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। कम से कम मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन तो आ जाएगा, कोई मेरी आत्मा को ठेस नहीं पहुँचाएगा। काली कलूटी, बदसूरत, मनहूस, ऐसे शब्द बोलकर। ऐसा कहकर सुमन बहुत रो रही थी। तभी सुमन की नजर चमकती हुई दो साड़ियों पर जाती है, जो एक सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी चांदी की तरह चमक रही थी। तभी सुमन उन साड़ियों के पास जाती है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी भी थी। तभी वह परी सुमन से कहती है, अगर यह जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ तुम्हें नजर आई हैं, तो जरूर ये साड़ियाँ तुमसे कुछ चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं, जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ और मुझसे ये क्या चाहती हैं? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपना, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने की साड़ी है और दूसरी जादुई चांदी की साड़ी है। अगर तुम जादुई सोने की साड़ी चुनती हो तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी। लेकिन अगर तुम जादुई चांदी की साड़ी चुनती हो, ना तो तुम सुंदर होगी और ना ही तुम्हें धन दौलत मिलेगी, लेकिन उसके बदले तुम एक गांव की मदद कर सकती हो। तुम्हें ऐसी पावर मिलेगी जिसकी मदद से वहाँ पर जो महामारी फैल रही है और उससे लोग जो मर रहे हैं, तुम उन्हें बचा सकती हो। अब मुझे बताओ कि तुम जादुई सोने और चांदी की साड़ी में से कौन सी साड़ी चुनना चाहती हो? परी जी, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जादुई चांदी वाली साड़ी चुनती हूँ। आप मुझे एक वरदान दे रही हैं, इसलिए मैं शक्ति वाला वरदान चुनती हूँ। मुझे सुंदरता, धन दौलत, यह सब कुछ नहीं चाहिए। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ, और यही मेरी सुंदरता है।
सपना का इतना अच्छा विचार सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे जादू चांदी की साड़ी दे देती है, जिसे पहनते ही सुमन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सुमन चौंक जाती है। तभी परी सुमन से कहती है, सुमन, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी परेशान हो, मरने की बातें कर रही हो। देखती हूँ कि तुम ऐसी परिस्थिति में क्या चुनती हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुमने ऐसी परिस्थिति में भी सुंदरता, धन दौलत, यह सब कुछ नहीं चुना। अब तुम जादू चांदी की साड़ी से जो भी कुछ मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तुम्हें हमेशा इससे धन दौलत मिलती रहेगी। सुमन परी को धन्यवाद कहती है और जादू चांदी की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर एक महल जैसे घर में रहती है। सुमन की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसके लिए एक राज्य से राजकुमार का रिश्ता आता है। सुमन उस राजकुमार को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, फिर भी वह राजकुमार सुमन से शादी कर लेता है। अब सुमन राजकुमार के साथ उसके राजमहल में रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन आरती को सुमन की सुंदरता के बारे में पता चल जाता है। तभी वह सुमित्रा देवी से कहती है, मम्मी जी, आपको पता है वह मनहूस काली कलूटी सुमन की बच्ची, पता नहीं उसके हाथ क्या लगा है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। और आप जानती हैं उसकी शादी राजकुमार विराट से हुई है। हमें पता लगाना चाहिए आखिर सुमन की बच्ची को क्या मिला है जिसकी मदद से वह इतनी सुंदर हो गई। जब वह काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, आप और मैं तो कितने ज्यादा सुंदर हैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। चलो चलते हैं। सावित्री देवी आरती की बातों में आ जाती हैं और वह एक दिन राजमहल जाती हैं और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जादुई चांदी की साड़ी की मदद से सुमन सुंदर हुई है और उससे धन दौलत मांगते हैं तो धन दौलत भी मिलती है। तभी एक दिन वह सास और बहू दोनों जादुई चांदी की साड़ी चुरा कर लेकर आ जाती हैं और घर लाने के बाद जैसे ही आरती जादुई चांदी की साड़ी पहनकर कहती है, जादू चांदी की साड़ी हम दोनों सास और बहू को बहुत ज्यादा सुंदर बना दे और हमें बहुत ज्यादा धन दौलत दे, इतनी ज्यादा धन दौलत कि हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल हो जाएं। आरती के इतना कहते ही जादू चांदी की साड़ी आरती को 80 साल की बुढ़िया बना देती है और सुमित्रा देवी को बहुत ही ज्यादा बदसूरत अपनी यह हालत देखकर दोनों सास और बहू बहुत ही ज्यादा रोती हैं। तभी जादू चांदी की साड़ी से आवाज आती है, तुम दोनों सास और बहू को तुम्हारे लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिली है। अब तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि जब तुम सुमन को सुनाती थी तो उसे कैसा लगता था। ऐसा कहकर जादू चांदी की साड़ी उड़कर दोबारा सुमन के पास पहुंच जाती है और दोनों सास और बहू इसी तरह बुढ़िया और बदसूरत रहती हैं। उन्हें उनकी लालच की सजा मिल जाती है। सुमन जादू साड़ी की मदद से राजकुमार विराट के साथ एक हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।